9 जून 2025 की सुबह 7:09 के आसपास एक्स यानी कि ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया और जानकारी शेयर की गई मुख्यमंत्री मेघालय के नाम से। ख्याल रखिए, नाम है कोनरोड संगमा। वो लिखते हैं कि राजा हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं 3 हमलावर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है। एक अन्य को पकड़ने के लिए अभियान जारी है। बहुत बढ़िया मेघालय पुलिस। बस ये ट्वीट करना था कि उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तरह से कह सकते हैं कि भूचाल आ गया, तूफान आ गया। हर कोई बस इसी ट्वीट के बारे में बातचीत करना शुरू करता है, क्योंकि एक लड़की जिसको तलाश करने के लिए पुलिस तमाम कोशिशें कर रही थी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, मेघालय पुलिस, लोकल के पर्वतारोही और इंदौर पुलिस की तमाम कोशिश, ये लगातार कोशिशें कर रहे थे। आखिर जिस लड़की को तलाश कर रहे थे वो जिंदा थी, और जब जिंदा जिस हालत में मिली है वही हाल अपने आप में कई सवाल खड़ा करने जा रहा है। अब लोग सोशल मीडिया पर यह लिखने लगे कि सोनम ही बेवफा है। आज की इस कहानी के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई सोनम बेवफा है कि नहीं है। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है रवि मोहन शर्मा। आज की जो सच्ची कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी आज की शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के एक थाने से। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर एक पुलिस थाना है। नंदगंज थाना क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, और इसी क्षेत्र में एक ढाबा लगता है जिसका नाम है काशी चाय का जायका। काशी चाय के जायके पर 8 और 9 जून 2025 की रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास वक्त रहा होगा। एक लड़की जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जिसने टी शर्ट पहनी हुई है और जिसके नीचे जीन्स पहना हुआ है, बड़ी ही बदहवास हालत में, बड़ी परेशानी स्थिति में, समझ में नहीं आ पा रहा था कि क्या करें और क्या न करें। ढाबे के सामने एक टीन शेड है और टीन शेड के बराबर में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नजर एक छोटू पर पड़ती है, जो कि वहीं पर एक चाय की दुकान पर काम करने वाला लड़का होता है। वो चाय वाला जो लड़का होता है वो उस लड़की के पास जाता है और जाकर कहता है कि बहन जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या? क्या बात है, क्या नहीं? वो लड़की थोड़ा घबराई हुई थी, सकुचाई हुई थी, और उस छोटू ने जाकर, जो इस ढाबे का मालिक होता है, उसका नाम है साहिल यादव, साहिल यादव के पास जाकर के कहता है कि भैया, एक लड़की है जो अकेली है, जिसने इस तरीके से कपड़े पहने हुए हैं, बाल उसके बिखरे हुए हैं, बड़ी ही बेहदवास हालत में है और कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी है। आपको देखना चाहिए, आपको जाकर उससे बात करनी चाहिए। छोटू ने जाके जैसे ही अपने मालिक ढाबे वाले से ये बात कही, ढाबे वाला साहिल यादव उस लड़की के पास पहुंचता है और लड़की से जाकर पूछता है कि आपको क्या मदद चाहिए? क्या आपको खाना चाहिए या आपको कुछ और मदद चाहिए? तो आप हमें बता सकते हो। उस लड़की ने एक डिमांड की कि मुझे फोन चाहिए, मुझे बात करनी है, अपने घर वालों से बात करनी है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जैसे ही साहिल यादव ने ये बात सुनी, थोड़ा सा घबराया, परेशान हुआ, क्योंकि अमूमन हम किसी को भी अपना फोन नहीं देते हैं। उसने सोचा कि फिर उसने अपने घर के परिवार की बहन बेटियों की याद आई कि ये दिक्कत हमारी बहन बेटियों के साथ भी हो सकती है। तो उसने क्या किया, ये दिक्कत परेशानी तो है लेकिन किसी के साथ भी आ सकती है, इसलिए उसने अंदर से हिम्मत जुटाते हुए अपना फोन जो है निकाला और उस लड़की के हाथ में थमा दिया। वो लड़की क्या बात कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, उस ढाबे के मालिक ने यह जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, ना ही छोटू ने जानने की कोशिश की। वे दूर जाकर खड़े हो गए और लड़की घूम घूम करके रोते हुए फोन पर बातचीत किए जा रही थी और रोई जा रही थी। रोते रोते कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। सामने फोन पर कौन है उसको नहीं पता, लेकिन यह कहा जाता है कि वो परिवार के लोगों से बातचीत कर रही थी। और जब बात खत्म हो जाती है, पूरी हो जाती है, तब भी उसका रोना बंद नहीं होता। एक तरफ छोटू, उस ढाबे का मालिक, और इसी बीच में एक और महिला वहां पर होती है जो कि अपने परिवार और फैमिली के साथ आई हुई थी। उस महिला की नजर उस रोती हुई लड़की पर पड़ जाती है और तभी वो लड़की इससे बातचीत करने की कोशिश करती है, उसको सांत्वना देती है, ढांढस बंधाती है
और शांत कराती है और कहती है बेटा शांत हो जाओ, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप हमसे शेयर कर सकते हो, हम आपकी जो भी संभव मदद होगी वो करेंगे। लेकिन सोनम, जो लड़की जिसका नाम सोनम रघुवंशी होता है, वो सिर्फ रोए चले जा रही थी। आखिरकार उस महिला ने जाते जाते उस ढाबे के मालिक से कहा, आपको मेरा एक काम करना चाहिए, आपको पुलिस को कॉल करनी चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए, हो सकता है कि मामला पुलिस केस हो, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी हो जाए। ये किसने कहा है? ये उस लड़की ने कहा है जो उससे बात करने की कोशिश कर रही है सोनम से। अब ये बात ढाबे वाले को समझ में आ जाती है। साहिल यादव ने तुरंत ही 112 नंबर पर कॉल किया और कॉल करने के बाद कहता है कि साहब, यहां पर एक लड़की है जिसने काली टी शर्ट पहनी हुई है और काली जींस पहनी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, थोड़ी परेशान हालत में है और अपने परिवार वालों से बातचीत कर रही है वो, और रो रही है, बहुत परेशान हो रही है और आसपास में उसका अपना कोई दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, आप आ जाइए। जैसे ही 112 नंबर को यह सूचना प्राप्त होती है, 112 की टीम जो है, पुलिस मोबाइल जो होता है, वो वहां पर घटनास्थल पर पहुंचा। स्थानीय एसएचओ जो होते हैं वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं और रात के लगभग धीरे धीरे 3 बज चुके हैं। ये 9 जून 2025 की सुबह का वक्त था। पुलिस लड़की को अपने साथ लेकर चली जाती है। दरअसल जब पुलिस वहां से उस लड़की को लेकर जाती है तो महिला पुलिस चौकी में जाकर उसे लड़की को सुपुर्द कर देती है। और ये महिला पुलिस चौकी जो है, ये जिला अस्पताल परिसर में महर्षि विश्वामित्र ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज है, उस परिसर में एक सखी वन स्टॉप सेंटर होता है, सभी के डिस्ट्रिक्ट में होता है ये वन स्टॉप सेंटर। वहां पर उस लड़की को कैद रख दिया जाता है। लड़की से पूछा जा रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़की ने कहा मेरा नाम सोनम रघुवंशी है। क्योंकि सोनम रघुवंशी ये नाम जो है लगभग पिछले 17-18 दिनों से सुना सुना सा लग रहा था। फिर पूछा जाता है कि तुम कहां रहती हो, तो वो बताती है कि मैं मध्य प्रदेश के इंदौर में रहती हूं। बस इतना ही था। ये पूछने के बाद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि बात है मेघालय के शिलोंग की, और वहां पर पहाड़ियों में इसके पति की अभी हाल ही में लाश मिली है, और ये लड़की यहां क्या कर रही है। यहां से इतनी दूर पुलिस समझ नहीं पा रही थी, आखिर 1250 किलोमीटर की रास्ता जो है, इतनी दूर ये लड़की आखिर यहां क्या कर रही है। तो आखिर करें तो क्या करें। पुलिस वालों ने तुरंत ही उच्च अधिकारियों को लखनऊ को सूचना दी। लखनऊ के लॉ एंड ऑर्डर होते हैं अमिताभ कांत, उनको पूरी कहानी, जो कि अब तक क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे लड़की मिली है, कहां से प्राप्त हुई है, किसने क्या क्या बताया, किसने क्या क्या नहीं बताया, पूरी जानकारी उनको दी जाती है। और आखिरकार उन्होंने मेघालय पुलिस से संपर्क किया और साथ ही इंदौर पुलिस से संपर्क किया और उनको बताया कि जिस लड़की को आप पिछले 17-18 दिन से तलाश कर रहे हैं, 10 साल वो लड़की हमारे घर पर ही है। ध्यान से सुनिएगा, 17-18 दिन से जिस लड़की को आप तलाश कर रहे हैं वो लड़की हमारे यहां पर है और आप यहां आकर बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं। बस मेघालय पुलिस को और साथ ही इंदौर पुलिस को यह सूचना दी जाती है। इसके बाद उस लड़की से यह भी जानकारी जुटाई जाती है कि तुमने किससे बातचीत की। तब बात निकल कर आती है कि उसने लड़की के भाई गोविंद से बात की है। लड़की ने अपने भाई गोविंद से बात की है। गोविंद जो उस समय मेघालय के शिलोंग में अपनी पहाड़ियों में अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है, और बहन और बहनोई को, चूंकि बहनोई की लाश तो पहले ही मिल चुकी होती है, बहनोई को तलाश रहा होता है, बहन को तलाश रहा होता है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन एक गाइड ऐसा सामने आता है जो कि मावला ख्यात एक जगह लगती है, वहां पर एक लड़का गाइड होता है जिसका नाम होता है अल्बर्ट पेड। वो लड़का बताता है कि 23 तारीख को 2025 को सुबह 10 बजे आसपास वो देखता क्या है कि वो एक कपल है, और जिस कपल के बारे में वो जानकारी उसको सोशल मीडिया के माध्यम से चली, वो लड़की, उसका नाम है सोनम रघुवंशी, और जो उसका पति है उसका नाम है राजा रघुवंशी, उसकी डेथ हो चुकी है। वो उन दोनों के बारे में बताता है कि वो दोनों साथ थे, उनके साथ 3 लोग और थे। वे 3 लोग कौन थे, क्या बातें कर रहे थे, किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे थे और गाइड जो थे उनको हिंदी नहीं आती थी, वो इंग्लिश जानता था, साथ ही वहां की लोकल की भाषा जिसे खासी कहते हैं उसको जानता था। इसने कहा कि मैं अपनी सेवाएं आपको दे सकता हूं। गाइड ने पहले, इसकी हत्या से पहले, उन दोनों से बात की, सोनम और राजा से, कि मैं आपको अपनी सेवाएं दे सकता हूं,
आप मुझे गाइड बना लीजिए, मैं आपको सभी जगह घुमा दूंगा, जैसा अमूमन सभी जगह पर होता ही है, आप मेरे साथ चल सकते हैं। अल्बर्ट पेट जितनी बातें इन लोगों ने साफ इनकार, अल्बर्ट पेट ने जो जो भी बातें की, इन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हम आपको साथ लेकर नहीं जाना चाहते। इसके बाद उन्होंने दूसरा एक गाइड था वानसाई, उस वानसाई को क्या किया बच्चे, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उससे मदद मांगी। उसे कहते हैं कि घूमने पहले वाले को रिजेक्ट कर देते हैं और दूसरे वाले गाइड को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। लेकिन जब यह स्थिति हो जाती है तो अचानक से ये दोनों गायब हो जाते हैं। अब इस मामले में ये पुलिस को भी ये बातें सब समझ में आती हैं, सोशल मीडिया पर सब चीजें लगातार चल रही थी। तभी मेघालय के डीजीपी, जिनका नाम है इदासीसा नोंगरांग, ध्यान रखिएगा, इदासीसा नोंगरांग, उनकी तरफ से एक मैसेज दिया जाता है कि मध्य प्रदेश के 3 लोगों को पकड़ा है, साथ ही महिला को भी हिरासत में लिया गया है और पुलिस ने दावा किया है कि राजा रघुवंशी की हत्या हुई है या जो कत्ल हुआ है, जो भी, उस कत्ल में उस लड़की का पूरा रोल है और इसने लोगों को हायर किया और हायर करने के बाद उसने अपने पति की हत्या कराई और हत्या क्यों कराई, क्यों नहीं कराई, इसके बारे में भी चर्चाओं का दौर चल रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जो होते हैं ये एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। एक पत्रिका जो इनके समाज की निकलती थी, उस पत्रिका के माध्यम से दोनों की शादी हुई थी, दोनों के परिवार मिले, दोनों के परिवार की सहमति के बाद ही 11 मई को इनकी शादी हुई 2025 को, और शादी होती है और लड़की ये फैसला लेती है कि हम हनीमून मनाने के लिए दूर चलते हैं। और इसके लिए पहले कश्मीर का प्लान था, लेकिन कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना के बाद ये प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं और तब जाकर विचार करते हैं कि क्यों ना मां कामाख्या देवी के दर्शन कर लिए जाएं। और इसके लिए गुवाहाटी जाना पड़ेगा। गुवाहाटी से सीधे शिलोंग की तरफ चलेंगे, शिलोंग की जो घाटियां हैं, जो वादियां हैं, उनको देखेंगे और हनीमून का लुत्फ लेंगे। कुछ ऐसी प्लानिंग थी। 20 मई से 29 मई तक 9 दिन का ये टूर था इनका और ये आराम से घूम रहे थे, पल पल की जानकारी दे रहे थे। 23 मई 2025 की दोपहर लगभग 1:45 बजे 1:45 पर इसकी सास का फोन पहुंचता है, यानी कि सोनम रघुवंशी की सास का, उमा देवी का, और वो पूछती है बेटा कहां है, कैसी हो, तुम्हारा व्रत है या नहीं है, ये सब जानकारी जुटा रही है। और ये फोन करके कहती है कि मैं अभी आपसे बाद में बात करूंगी क्योंकि यहां नेटवर्क का इशू है, दिक्कत है, आपसे बाद में बात होगी। और सास को यह कहकर वो फोन बंद कर देती है। इसके बाद उनका ऐसा संपर्क टूटा है कि उनकी आपस में बातचीत हो ही नहीं पाती। घर वाले परेशान हो जाते हैं और 24 का इंतजार किया जाता है। 25 तारीख को इमरजेंसी इनके भाई, दूल्हे का भाई यानी कि राजा रघुवंशी का भाई और लड़की जो होती है उसका भाई, ये दोनों इमरजेंसी लैंडिंग करके और मेघालय पहुंचते हैं, यानी कि फ्लाइट से मेघालय पहुंचते हैं। लोकल की पुलिस से संपर्क करते हैं, लेकिन लोकल की पुलिस मदद नहीं करती। तब यूट्यूबर्स की मदद ली जाती है और मदद लेने के बाद लगातार कोशिश करते करते आखिरकार 11 दिन बीत जाते हैं। मेघालय में एक जिला है पूर्वी खासी हिल्स, वहां का एक थाना है सोहरा थाना क्षेत्र, वहां पर एक क्षेत्र है वोएसाडोंग। यहां लगभग 1000 फुट की जो गहराई थी, खाई थी, उस जगह पर एक लाश मिलती है और उसके सीधे वाले हाथ पर राजा लिखा हुआ था। उसे पहचान कर ली जाती है कि जिस राजा रघुवंशी की तलाश पुलिस और परिवार वाले कर रहे हैं वो मर चुका है या उसे मार दिया गया है। और उसी के पास एक दरांती मिलती है जिससे नारियल काटे जाते हैं, आपने देखी होगी। उसे शायद इसकी हत्या की गई है क्योंकि उसके पास में ही पड़ी मिली थी और मारकर इसे गहरी खाई में डाल दिया गया। इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा रहा है कि वहां पर यह लाश कैसे पहुंची, क्योंकि लाश को वहां जाने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि एक दीवार थी 5 फीट की ऊंची, उस दीवार को फांद पाना इतना आसान नहीं था। लेकिन वह लाश कैसे पहुंची, आखिरकार यह भी एक सवाल था। उस लाश की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, हड्डियां पूरी तरह टूट चुकी थी, उसके शरीर पर चोट के निशान थे। अब राजा की लाश मिल चुकी है और उसके बाद सोनम की तलाश जारी थी। तो सोनम की तलाश करने के लिए एसडीआरएफ ने, एनडीआरएफ ने, लोकल पर्वतारोहियों ने और तमाम यूट्यूबर्स ने अपना अपना काम किया और लगातार सर्चिंग अभियान चल रहा था। परिवार के लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री से लेकर के मेघालय के मुख्यमंत्री, मंत्रियों या फिर देश के गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, सभी को पत्र लिखे गए।
पूरे देश में इस घटना को लेकर हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन यह हड़कंप उस वक्त लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है जब ये लड़की गाजीपुर के ढाबे पर बदहवास हालत में मिलती है। फिलहाल पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में ले लिया है, पूछताछ चल रही है। बस जिस तरह से लोगों का कहना है कि सोनम ही बेवफा है, क्या वही बेवफा है, तो घर वाले और परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं है। यहां तक कि राजा रघुवंशी के भाई ने भी कहा है कि जब तक सोनम खुद से स्वीकार नहीं करेगी, हम सोनम को कातिल नहीं मान सकते, अपराधी नहीं मान सकते। ये तो खैर पुलिस की छानबीन के बाद ही पता चलेगा कि कातिल कौन है, लेकिन जिस तरह से, जिस हालत में सोनम का मिलना हुआ है, अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। खैर, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती को जिस तरह सोशल मीडिया और मीडिया के कातिल घोषित कर दिया गया था, उम्मीद है कोई नहीं भूला होगा। आप सभी को यह भी पता होगा कि सोनम और राजा रघुवंशी के मामले में आज फिर जजमेंटल बनकर आती उतावली टिप्पणियों को पढ़कर वापस यही लग रहा है कि लोगों को नतीजे सुनाने की बड़ी जल्दी रहती है। ढाबा मालिक ने बताया कि सोनम रोती हुई आई और घर पर फोन करके बात करने की प्रार्थना की। ढाबे मालिक ने पुलिस को इत्तला की और उसके बाद अभी तक ना पुलिस ने आगे की तफ्तीश की है, ना पुलिस का कोई आधिकारिक बयान आया है, ना सोनम ने किसी तरह का जुर्म कबूल किया है। इतनी जल्दी मत मचाइए किसी को मुजरिम साबित करने की। सच अभी किसी को नहीं पता है। मृत्यु दुखदाई है पर सत्य उसके ऊपर है। सालों से मिट्टी का तेल डालकर जलाई जाती औरतें आज भी टोटल क्राइम या क्रिमिनल माइंडसेट का 5% ही है। टूटते घर और साजिश, धोखे और तलाक चिंता का विषय है, लेकिन क्राइम को जेंडर बेस्ड रखकर जज मत कीजिए, क्योंकि विवाह में क्राइम, हत्या, धोखा, साजिश पुरानी कहानी का हिस्सा है। हाँ, इसमें स्त्री का किरदार अभी नया है। चलिए, तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आगे भी इस तरह के एपिसोड लेकर के मैं उपस्थित रहूंगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।